मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग द्विघात समीकरण इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब भी परेशानी होगा आपको यहीं पर परेशानी होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट को समझने में ही परेशानी होगा। बाकी उधर कहीं पर भी एक ज़रा भी परेशानी आपको होने नहीं दूंगा। मैं होने नहीं दूंगा क्या? आपको यहाँ परेशानी होगा, आप इसको अच्छे ढंग से देखना है। आपको हर एक स्टेटमेंट जो मैंने 7 ही स्टेटमेंट यहाँ पर लिए हुए हैं, आपकी किताब में बहुत सारे स्टेटमेंट भरे पड़े हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखना है और ये इक्वेशन आपको निकाल लेना है। जैसे ही इक्वेशन निकलेगा तो आप मालिक हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन स्टेटमेंट निकालने में ही परेशानी होगा। ठीक है, चलो जी, द्विघात समीकरण की बात करें ना, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण को इस तरह पढ़ेंगे कि हम लोग अब द्विघात समीकरण का जादूगर बन जाएंगे। क्या? अच्छा, आपको जादू सीखना है ना, तो आपको मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये मैं हूँ और ये आप। सपोज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पहली बात है, कल्पना करो कि मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास जेब में कुछ ना कुछ पैसे रखे हुए हैं। सपोज मेरे पास जो है, मेरे जेब में पता नहीं कितना रुपया है और आपके जेब में कितना रुपया, ये आपको और मुझे दोनों में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैं हूँ अंतर्यामी। अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास और तुम्हारे पास जितने रुपए हैं, अगर दोनों को मिला देना, अगर दोनों को मिला दें तो दोनों को मिलाने के बाद टोटल जो रुपए हो रहे वो 80 रुपए हो रहे। मैंने कल्पना कर ली और सही में दोनों को मिलाने के बाद 80 रुपए ही थे। अब मुझे बताओगे, जो मैंने ये पहला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, इससे आपको क्या क्या समझ में आ रहा होगा? तो आप बोलोगे, भैया मुझे ये बातें समझ में आ गई हैं कि अगर दोनों के पास 80 रुपए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो है बीजगणितीय रूल को लागू करेंगे। मैं तो स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। आपने ये क्या कह दिया, बीजगणितीय रूल? अरे भैया, हम पढ़े हुए हैं कि बीजगणितीय रूप में अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं हो ना, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पर ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपके पास x रुपए है। अब ये तो मुझे पता है, जस्ट लाइक जैसे ये आपका जेब है, ये मेरा जेब है। अगर मेरे जेब में x रुपया है तो आपके जेब में कितने रुपए होंगे? इफ़ एक कंडीशन बोला गया है कि दोनों जेब को मिला करके यहाँ पर 80 रुपए दिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे समझो, अगर मेरे जेब में 2 रुपए हैं और आपके जेब में कितने रुपए हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। अगर दोनों जेब को मिला करके यहाँ पर टोटल 6 रुपए हैं, तो आप सोचोगे भैया कि दोनों के जेब को मिला करके टोटल 6 रुपए पड़ रहे हैं, और भैया आपके पॉकेट में 2 रुपए हैं, तो मेरे पॉकेट में 6 में 2 घटा देंगे। इस 2 को हम लोग घटा रहे हैं टोटल में, इसी तरह इस x को हम लोग घटाएंगे इस टोटल में, तो 80 माइनस x ये आपके पॉकेट में रुपए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरे पॉकेट में x रुपए है, इसका मतलब ज़रूर है कि आपके पॉकेट में इस 80 में इस x को घटाने के बाद जितना भी रुपए होगा वो आपके पॉकेट में रुपए होगा। ये तो मेरा पहला स्टेटमेंट था, जो कि पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्लियर हो गया। इससे ये क्लियर हुआ कि हमारे पास x रुपए हैं और आपके पास 80 माइनस x रुपए हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि भाई, हम दोनों के पास जितने भी रुपए हैं, हम दोनों के पास जितने भी रुपए हैं, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो
सपोज अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास टोटल 160 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 160 रुपये। तो आप बोलोगे भैया अगर मेरे पास तो x रुपये, ये किसका जेबी है? ये मेरा, डैट इज़ विक्की भैया का जेबी है, ये आपका जेबी है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। हाँ, मैंने सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा कि अगर दोनों के पॉकेट में जितने रुपए हैं, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें ना तो 160 रुपये हो रहे हैं। तो मेरे पॉकेट में x रुपये, अच्छा रुपये अभी नहीं लिखते, और आपके पॉकेट में 80 माइनस x रुपये। जैसे ही दो टर्म आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, 80 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखे। जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 160 रुपये के बराबर हो रहा है। तब आप बोलोगे भैया ये बात है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी हम समझ गए कि जो मेरे पास रुपए है और जो आपके पास रुपए है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 160 रुपये हो रहा है। यहाँ पर देखो x और 80 माइनस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 160 रुपये हुआ। अब मेन होता है इसको डिस्क्राइब करना, इसको सॉल्व करना। अब अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तब यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो अब हम करेंगे क्या, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x का मल्टीप्लाई इस 80 के साथ तो 80x, अगेन ये तो हो गया x गुना 80, 80 गुना x हुआ, 80x कहेंगे, हाँ जी। यहाँ अब फिर क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ x स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है। देखो इतना छोटा मोटा सॉल्यूशन तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा ना तो भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, ये मल्टीप्लाई अगर नहीं आता तो पहले जाओ क्लास 6 क्लास 7 इस बुक में जितना भी इस तरह का मल्टीप्लाई होगा ना सबको कर डालो, शर्माना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर इक्वल टू 160 हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन आ गया। अब जब भी इक्वेशन आएगा तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। वो एक सवाल क्या मैं पूछूंगा कि नवीन तुम बताओगे, क्या बताओगे कि जो आपके सामने ये इक्वेशन है क्या यह द्विघाती समीकरण है? तो आपके माइंड में ये चलेगा द्विघाती समीकरण पहचानने का तरीका बस एक ही है कि उसका जो है मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। अब हम लोग घात देखेंगे, किसका घात? चर के घात। यहाँ सपोज आप इतना माइंड में रखना कि x का घात अगर मैक्सिमम 2 है तो वो मेरा द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर x का घात हुआ 1, यहाँ पर x का घात हुआ 2, इसका मतलब ये समीकरण कौन सा है? द्विघाती समीकरण है। अच्छा जी, देखो अब जो जो आपके सामने समीकरण आएगा उस समीकरण को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। पहले आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा और फिर मैं इक्वेशन निकालना आपको सिखाऊंगा और मैं पूछूंगा कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं। सपोज मैं आपके सामने दूसरा कंडीशन लेके आता हूँ। देखो इस चैप्टर में ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इस चैप्टर में अगर आप लैंग्वेज को समझना सीख गए कि लैंग्वेज में क्या क्या कहा जा रहा है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। फिर से सपोज ये मैं मतलब आपके भैया जी है, आपके भैया जी है और ये आप हो। हाँ भैया ये हम हैं। मैं पहला स्टेटमेंट कह रहा हूँ, इसको समझना है और आपको बताना है। अगर मेरे पास और आपके पास दोनों के टोटल पैसे को मिला दिया जाए, अगर समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अगर दोनों पैसे को मिला दिए, ठीक है, मिलाने के बाद अगर टोटल 9 रुपये हो रहे हैं, कितने रुपए हो रहे हैं? 9 रुपये हो रहे हैं, तो आप बताओ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? भैया हम बीजगणितीय मतलब बीजगणित को पढ़े हुए हैं। अब ये पहले स्टेटमेंट से पहली बात यहाँ पर ना तो मुझे पता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, ना तो
मुझे नवीन को भी नहीं पता कि मेरे पास कितने रुपए, हम दोनों को आपस में कुछ नहीं पता भैया के पास कितने रुपए हैं और मेरे पास कितने रुपए हैं। तो नवीन सोचेगा कि भाई यहाँ पर करे तो करे क्या। विक्की भैया बताएं अगर कुछ ना पता हो तो एक्स मान लेना चाहिए, और एक्स चीज़ चाहे जो भी हो वो खतरनाक, ये मैं क्या कह रहा हूँ, खतरनाक होता है। यहाँ ध्यान दो, हम जो इसको एक्स मान लिए, ठीक है। सपोज विक्की भैया के पास, मतलब मेरे भैया के पास एक्स रुपए है। इसका मतलब हुआ कि खुद मेरे पास कितना रुपए होगा। अगर टोटल दोनों को मिला करके 9 रुपये बोल रहे हैं और भैया के पास एक्स रुपये हैं, तो मेरे पास ऑफ कोर्स इस 9 में एक्स रुपये कम होंगे, 9 माइनस एक्स रुपये होगा। तो भैया आपने जो पहला स्टेटमेंट दिया, उस पहले स्टेटमेंट से ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है कि हमारे पास और आपके पास भैया कितने कितने रुपए हैं, ये मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। आप मुझे सेकेंड स्टेटमेंट दीजिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि आपके पास नवीन जी और मेरे पास, दोनों के पास जो रुपए थे उसमें से 5-5 रुपये खो गए। 5 नहीं, 2 रुपये खो गए। कितने रुपए खो गए? 2 रुपये खो गए। तो आप सोचोगे भैया आपके पास भी एक्स रुपये था, या आपके पास भी एक्स रुपये था, इसमें से भी आपने 2 रुपये खो दिए। चलिए भैया कोई बात नहीं, और मेरे पास भी इतना रुपये था। अब मैं भी जो हूँ ना, बहुत बड़ा भुलक्कड़, मैंने भी 2 रुपये खो दिए। चलिए 2 रुपये मैंने भी खो दिए। आप अपना स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए। आपने कहा था कि हम दोनों आपस में 2-2 रुपये खो दिए, 2 रुपये खो दिए, उसके बाद बोलिए। अच्छा सुनो, अगर हम और तुम दोनों 2-2 रुपये खो रहे हैं, अब अगर दोनों 2-2 रुपये खोने के बाद जो भी मेरे पास रुपए बचे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो बराबर हो जाता है 6 के बराबर हो जाता है। तो आपको बताना है, ध्यान से समझना, तो आपको बताना है कि आखिर जो इक्वेशन निकलेगा क्या यह द्विघाती इक्वेशन है। तो आप बोलोगे भैया द्विघाती इक्वेशन, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फटाफट आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका x का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, पहले आप कोष्ठ में देखो, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 9x और 2 है, मतलब कोष्ठ में सॉल्व हो रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करोगे। तो पहले कोष्ठ वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना, पहले कोष्ठ वाले को सॉल्व करना है। चलिए जी, यहाँ पर 9 में 2 घटेगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, ये जो चच्चा है x भैया, इसका मल्टीप्लाई टोटल के साथ करना है, ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, इस x का मल्टीप्लाई इस टोटल के साथ कर लिए। अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये जो 2 यहाँ दिख रहा है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई भी इस टोटल के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 था, इसका चिन्ह क्या था, माइनस था, -2, इसका मल्टीप्लाई भी टोटल के साथ कर लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा। चलिए जी, मल्टीप्लाई किया जाए। इस x का मल्टीप्लाई 7 से 7x, यहाँ x का मल्टीप्लाई x से x², फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 7 से 14, माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो, फिर 2 का मल्टीप्लाई x से 2x, माइनस गुना माइनस प्लस। भैया अगर ये नहीं आता ना, तो आप इसको छोड़ के पहले वो कंप्लीट करो। अच्छा जी, अब जाति को जाति के पास रखेंगे। सपोज ये x² है, तो x² का अपना अलग ग्रुप बन गया। यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, इस दोनों को ऐड कर दो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 7x प्लस मतलब 7 गो प्लस और 2 गो प्लस, के गो प्लस, 9 गो प्लस हुआ, तो प्लस 9 गो हुआ। साथ में x चच्चा है, तो x चच्चा को भी लिख लेंगे। बच क्या क्या गया, यहाँ -14 था, तो -14। 6 बड़ी दूर में था, उसको अपने पास लाएंगे, अपने घर बुलाएंगे। चूँकि ये बराबर के उस पार था, बराबर के इस पार लाने के लिए उसका चेहरा को चेंज करना होगा। यहाँ पर प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको बताना है, क्या बताना है कि ये आखिरकार द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है।
तो आप बोलोगे भैया हम लोग चर का घात देखेंगे, यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है। बस इसका मतलब जब चर का घात 2 हो तो वो हमारा द्विघाती समीकरण होता है। इसका मतलब ये हमारा द्विघाती समीकरण है। अच्छा भैया एक चीज़ और, हम हुए खुरफाती, मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाता है ना, वहाँ कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भैया अगर ये माइनस दिख रहा है, इसको हटाना होगा तो क्या करना होगा? सिंपल सा, इसे माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए, जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, जो हम लोग लिखते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ प्लस है तो ये आपका माइनस हो गया। हाँ भैया ये माइनस है, देखो ये रूप बदलू, मतलब ये अपने आप का रूप चेंज कर रहा है। यहाँ माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये माइनस भैया अपने बराबर के उस पार चल जाएंगे और बराबर के उस पार जा कर के जीरो में मिल जाएंगे, मिट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मतलब ये माइनस जीरो के पास चले गया और जीरो में माइनस प्लस विलीन हो जाता है, मतलब कुछ नहीं रहता, जो बच गया उसको हूबहू लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। मतलब ये भी हमारा द्विघाती समीकरण है और ये भी द्विघाती समीकरण है। बस इसको और मैंने सॉल्व करना सिखाया, धीरे धीरे सॉल्व करना सीखोगे ना आप। हाँ जी चलिए भैया यहाँ तक में मतलब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन द्विघाती समीकरण। देखो ये हमारा आगे चलकर प्रश्न का निर्माण करने में हमारी मदद करेगा। आप आने वाले खतरे को समझ रहे हो? लगता तो है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ चुका है आगे क्या खतरा आने वाला है। अच्छा जी भैया एक नया स्टोरी सुनाइए। ये स्टोरी सुन करके अब हम आम की तरह पक चुके हैं। आप तो सुनो, नया स्टोरी सुनो। सपोज ये आपका घर है जो कि आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ है और इस घर का जो है ना, इस घर का एरिया सपोज मान लो कितना हो सकता है, 72 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब 72 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है और मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैंने पहली बात कही, हर एक स्टेटमेंट को अपने दिमाग में आने देना। अच्छा पहले ये बताओ इसका लंबाई कौन होगा? ये इसका लंबाई होगा। और इसका चौड़ाई कौन होगा? तो ये इसका चौड़ाई होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। मैंने क्या कहा, फिर से समझो, जो भी लंबाई होगा वो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई का वैल्यू चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। भैया यही भाषा मुझे समझ में नहीं आता, इसी में हम लोग कंफ्यूज ये आ जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या कहा उसको फिर से सुनो, भाषा को बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको सुनना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने कहा कि इसका जो लंबाई होगा ना, जो भी लंबाई होगा वो चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। तो लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है, मैंने यही स्टेटमेंट कहा। तो आप बोलोगे भैया आपने कहा कि लंबाई भैया जो है चौड़ाई चचा से 2 मीटर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब वही बात हो गई, ना तो मुझे लंबाई पता है ना तो मुझे चौड़ाई पता है। अब हमको अपना कौन सा रूल फॉलो करना है? क्योंकि मुझे जादूगर बनना है। जब जादूगर बनूंगा तब ना मैं गाऊंगा, जादूगर ऐसा जादू कर मुझे कर ले वश में। बाद में गइयो, पहले ये देखो। अब यहाँ पर ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है। अब हमको किसी ना किसी एक को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो किसको क्या माने? हम लोग लंबाई को मान ले या चौड़ाई को मान ले, आपकी इच्छा, आप किसी को मानो। तो हम लोग कोशिश करना सबसे छोटी राशि को कुछ ना कुछ मानने का। तो छोटा कौन है? चौड़ाई छोटा है, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। तो x मीटर चौड़ाई हो गया, तो लंबाई कितना होगा? तो भैया इस आपने जो पहला स्टेटमेंट कहा था
उस पहले स्टेटमेंट के कारण लंबाई बराबर था चौड़ाई में 2 जोड़ने पर। चूँकि चौड़ाई को x माने हुए हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो लंबाई यहाँ पर मेरा हो गया x प्लस 2। भैया जो आपने पहला स्टेटमेंट दिया था उस पहले स्टेटमेंट से हम लोग चौड़ाई भी निकाल लिए और लंबाई भी निकाल ली। आप मुझे अब दूसरा स्टेटमेंट दीजिए। तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके सामने ये रहा 14 लाख का स्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनो, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। मैंने क्या कहा? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या है? भैया लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 7 9 9 7 63, मान लेते हैं 63। भैया देखो, ये सुनना मत 7 9, क्योंकि आगे आपका सॉल्यूशन होने वाला है। अच्छा कोई नहीं, यहाँ देखो अभी क्या करना है। जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तब हुआ 63। अरे यहाँ मैंने 63 लिख लिया, यहाँ 72 लिखा हुआ है, इसको भी 63 करो। क्योंकि अच्छा रहने दो, अब ध्यान से समझो। हम लोग अभी का भी क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहे हैं और जो कि आपको आगे सॉल्व होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मेरा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई को, जो भी हमारा लंबाई है, लंबाई ये है x प्लस 2 और चौड़ाई जो x है, जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 होता है। हमको तो पता है कि लंबाई और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्षेत्रफल को देता है, और क्षेत्रफल भी हमारा 63, जो मैंने आपको पहले कहा था। अगर ये नहीं भी कहा जाएगा ना, अगर सिर्फ ये भी कहा जाएगा तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था। पता चला था आपको? ये चीज़ नहीं चला था पता ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ 2 स्टेटमेंट आ गया। पहला स्टेटमेंट से हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। सेकेंड स्टेटमेंट से हम लोग एक इक्वेशन निकालें, जिसको सॉल्व करके हम द्विघाती समीकरण निकालेंगे। वो इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x गुना x स्क्वायर, x गुना 2x इक्वल टू 63। सबको एक बगल लेके आओ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ये हमारा इक्वेशन निकला, यही इक्वेशन तो है हमारा कौन सा समीकरण है बोलोगे तो आप देखोगे चर का घात 2 है, मतलब ये द्विघाती समीकरण है। भैया अब हमको भली भांति समझ में आ चुका है आप क्या समझाना चाहते हो। आप मुझे कुछ और समझाइए। यहाँ तक में तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलेंगे अपनी नई कंपनी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो चुका है, तो ध्यान में रखना। अब नई कंपनी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नवीन ग्रुप चड्डा कंपनी। कौन सी कंपनी है? नवीन। अच्छा नाम अच्छा रखना चाहिए, नवीन। अच्छा कोई भी नाम रख देते हैं, नवीन कंपनी। चलो चड्डा उड्डा हटाओ। अब इस कंपनी में, ये जो कंपनी है ये खिलौने बनाती है। अब खिलौने को तो बनाती है, लेकिन अब पहले आप मेरी पहली स्टेटमेंट को सुनो। हम पहला क्या चीज़ कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक, उसके हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि इस कंपनी के प्रत्येक खिलौने का जो भी मूल्य होगा, प्रत्येक खिलौने का जो भी मूल्य होगा वो मूल्य बराबर होगा जब हम लोग वो मूल्य किसके बराबर होगा? जब हम लोग 55 में इस कंपनी में जितना भी खिलौना बनता है, मतलब खिलौना के संख्या को अगर घटा देंगे वही इस खिलौने का प्राइस होगा। तो आप बोलोगे भैया ये क्या कह दिया आपने? हाँ मतलब प्रत्येक खिलौना का जो प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा? 55 में अगर हर एक दिन बनने वाले खिलौने की संख्या को घटाएंगे। ये तो बहुत पेचीदा सा सवाल है। मतलब हमको क्या नहीं पता? हमको खिलौने की संख्या नहीं पता। अच्छा जी, ना ही हमको प्राइस पता है, प्राइस भी नहीं पता, खिलौने की संख्या भी नहीं पता। जब नहीं पता तो x मानना है, तो इस खिलौने की संख्या को x मान लेंगे। किसको x माने? खिलौने की संख्या को x माने, हमेशा ध्यान में रखना। इसका मतलब इस खिलौने का प्राइस क्या हो गया जब हम लोग 55 में x को घटाएंगे। इसका मतलब 55 में x को घटाए तो वो मेरा खिलौने का प्राइस निकल गया। तो 55 माइनस x ये हमारा हर एक खिलौने का प्राइस है।
हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। आप मुझे सेकंड स्टेटमेंट दीजिए। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, हमको प्राइस पता चल चुका है एक खिलौने का। मान लो ये एक खिलौना है, पत्थर दिल इस खिलौने से खेले, ये हमारा खिलौना है। इसका प्राइस चल गया पता, और खिलौने की संख्या भी पता चल गई। खिलौने की संख्या x है, प्राइस 55 - x है। अच्छा, ये बताओगे, आपके सामने छोटा सा सवाल है। अगर 5 खिलौने हैं, 5 क्या है, खिलौने हैं, अगर हर एक खिलौने का मूल्य 20 रुपये है, अगर हर एक खिलौने का मूल्य 20 रुपये है, तो पाँचों खिलौने के मूल्य कितने होंगे? तो आप क्या करोगे, ये 20 रुपये में मल्टीप्लाई करोगे खिलौने की संख्या से। हाँ भैया, 20 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे खिलौने की संख्या से। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि टोटल खिलौने का मूल्य जो है वो मूल्य है आपका 750 रुपये, तो आप बोलोगे भैया टोटल खिलौना का मूल्य आपने कहा 750 रुपये। अब टोटल खिलौना कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर टोटल चीज़ निकालने के लिए हम लोग संख्या में, खिलौने की संख्या में हर एक खिलौने के प्राइस से मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ पर खिलौने की संख्या x है और प्रत्येक खिलौने का प्राइस 55 - x है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा कर के हमें टोटल खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा। टोटल खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा। तो करते हैं, 55 - x और खिलौने की संख्या x को मल्टीप्लाई किए तो 750 हुआ। तो यही तो है। अब ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेज में, बचा हुआ पेज में देख लिया जाए। इस x का मल्टीप्लाई 55 से तो 55x, इस x का मल्टीप्लाई x से तो -x², फिर 750। क्या ये द्विघाती समीकरण है? तो बोलोगे हाँ। ये कैमवा द्विघाती समीकरण हुआ? ये आपका चौथा, ये आपका चौथा द्विघाती समीकरण अभी तक में हुआ है। ठीक है, और बस एक और मैं आपसे जो है थोड़ा सा घुमा फिरा करके स्टेटमेंट दूंगा, उससे आपको खुद समझो। बताता हूँ एक बात, अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूँ ना, तो पहले आपको मेरा स्टेटमेंट सुनकर के खुद से इक्वेशन क्रिएट करना है। अगर आप अपने से इक्वेशन क्रिएट कर पा रहे हो तो इतना मान लेना, कभी भी इस चैप्टर में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? चाहे जितना भी भारी सवाल आ जाए, आप उस सवाल को हंसते खेलते पार कर जाओगे। कभी ना चिंता होगी तुझे रे, तो बस इक्वेशन सॉल्व कर ले। समझ में आ रहा है? बस मेरा स्टेटमेंट सुनो और खुद से इक्वेशन बनाने का कोशिश करना है आपको। सही कह रहा हूँ, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए जी, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। पहली बात, धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर आ रहा है, तो आपके मन में पहले ये आशंका आ रहा होगा, ये धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? भैया आपने तो पूर्णांक बताया हुआ है, क्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का ये मेरा पूर्णांक संख्या होता है। आपने धनात्मक पूर्णांक कहाँ बताया? धनात्मक पूर्णांक ये होता है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक का आपके सामने ये आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, आपके सामने स्टेटमेंट बोला जाए, आप बस सुनोगे, पहले आप विचार करोगे, उसके बाद आपको देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट कहा कि धनात्मक पूर्णांक लगातार होना चाहिए। बस आप सोचो आप क्या कह सकते हो। लगातार धनात्मक पूर्णांक, आपको क्या नहीं पता? मतलब धनात्मक पूर्णांक लगातार कुछ भी हो सकता, 2, 3 भी लगातार हो सकता, 4, 5 भी हो सकता, 8, 9 भी हो सकता, 10, 12 भी हो सकता। इसमें से कोई भी हो सकता। हमको धनात्मक लगातार मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक तो पता ही नहीं है। अच्छा, सपोज इसको ले लेते हैं, लगातार धनात्मक पूर्णांक को। अगर 3 हमारा x, सपोज अपने समझने के लिए 3 को अगर हम लोग x मान लिए, तो 4 क्या हो सकता है? तो 4, चूँकि 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो मेरा ये 4x + 1 करेंगे तब पूरेगा। हाँ भैया, क्योंकि 3 को 4 बनने के लिए 3 + 1 करना पड़ा था, इसलिए x को
आगे बढ़ने के लिए x+1 करना होगा। तो भैया आपने जो पहला स्टेटमेंट कहा उससे हम लोग एक चीज़ डिकोड कर लिए कि लगातार मतलब अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या x+1 होगा। चलिए आप हमको अब दूसरा स्टेटमेंट दीजिए, उस स्टेटमेंट को सुन करके हम फटाफट बता देंगे आखिर क्या होने वाला है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट ये रहा कि अगर दोनों लगातार पूर्णांक संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 13 कितना होगा, 56 से, हाँ तो आपका 156 आएगा। देखो आंसर भूल जाओ जो मैंने कहा अभी, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो हम लोग क्या क्या कहे कि जब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, x को और इस x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 होगा। यहाँ पर एक चीज़ गलत है, जो हमारी दूसरी संख्या है वो में 2 पद है, जब 2 पद है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे तो x का मल्टीप्लाई x से x² प्लस x इक्वल टू 156, सबको एक बगल लाओ, x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। भैया ये भी आपका द्विघाती समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x पर पावर 2 है। देखो आप स्टेटमेंट को देख करके ये बताना सीख पा रहे हो कि वो द्विघाती समीकरण है या फिर नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो हुआ हल्का सा, बहुत हल्का फल्का स्टेटमेंट आप समझ में तुरंत आ गया। अब मैं थोड़ा भारी करूँगा। आपके सामने सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या क्या होता है भैया, मुझे पता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो संख्या हमारा सम संख्या होगा। जब इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, अब आप आप पहला स्टेटमेंट हमको दे दीजिए कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है। हम अपने तीव्र उदग्र बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बताएंगे आपको कि इसका बीजगणितीय रूप क्या हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक सुनोगे कि सम संख्या लगातार है। जैसे ही आपके सामने लगातार आ गया, इसका मतलब भैया कुछ भी हो सकता। हम सपोज समझने के लिए इस 2 लगातार सम संख्या को ले लिए। अगर ये हमारा x है तो ये क्या होगा, 10 को 12 बनने के लिए 2 जोड़ना पड़ा था, तो x में हम लोग 2 जोड़ेंगे। भैया आपका पहला बीजगणितीय रूप को हमने डिकोड कर लिया, डिकोड, हाँ जी। अगेन यहाँ पर पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या x+2 हो गया। आप ये बताइए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। अब मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे कि अगर दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों संख्या को आपस में, ऐसे नहीं, कुछ और ट्विस्ट डाला जाए ना, हल्का नमक मसाला डाल के आपके सामने बोलूँगा ना तो सर घूमेगा, तब मज़ा आएगा। सुनो, जो भी संख्या है, अगर संख्या में प्रत्येक संख्या में 3 कम करके, प्रत्येक संख्या में 3 कम करके अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मल्टीप्लाई होगा 63। क्या होगा, 63। तो आपके सामने भैया ये क्या कह दिया आपने, 3 कम करके मल्टीप्लाई करना। तो पहले संख्या में 3 घटा तो x-3, दूसरे संख्या में 3 घटा तो x+2 में 3 घटा दिए। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो रहा है। भैया अब आपने गलत कर दिया, आपने इतना जल्दी सारे वक्त, दुनिया, जज्बात, सब कुछ आपने पलट दिया ना। लो अब तो यहाँ सर में दर्द होने लगा। अब देखिए, पहला काम आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर सॉल्व होगा। अब जो है इसको सॉल्व करने मैंने सिखाया हुआ, इस x का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। देखो पहले आप खुद से ट्राई करोगे, अगर खुद से ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तो मैंने क्या कहा, कभी नहीं सीख पाओगे। इतना ध्यान में रखना कि कभी भी नहीं सीख पाओगे। जब जैसे ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा आपका दिमाग भी घूम जाएगा, ऐसा घूमेगा देखो ये मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना भैया जो है ये मुझे साप दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पे 3x है, तो -1 -3
माइनस ए गो आम माइनस 3 गो, कितना गो माइनस, 4 गो माइनस, माइनस 4x प्लस 3, इधर इसको इधर लाए तो माइनस 63 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मेरा बन गया, ये हमारा अभी छठा इक्वेशन है भैया। ये भी इक्वेशन बना। देखिए भैया, अब मुझे भली भांति समझ में आ चुका है, चाहे सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, चाहे जो संख्या रहे, अगर स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में कहा जाएगा तो हम भली भांति उससे हम लोग यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं। और आपको यही चीज़ सीखना है। अगर यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगा ना, तो आप इक्वेशन मतलब आपके सामने इक्वेशन आएगा तभी ना आप सॉल्व करोगे। अगर इक्वेशन ही नहीं आएगा तो कहाँ से सॉल्व करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आपके सामने एक भयंकर सा स्टेटमेंट लेके आता हूँ, जिसको सुन कर के आप अंदर से बाहर तक हिल जाओगे। चलिए जी, आप स्टेटमेंट पहले सुनिए, बहुत मज़ेदार स्टेटमेंट है। हमारे छोटे भाई की शादी हुई। ला ला ला, पता है वो छोटा भाई कौन है? नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझ लो कौन है। अच्छा, इसकी शादी हुई तो मैंने एक ट्रेन बुक कर लिया। चलो जाएंगे बाराती ट्रेन के साथ, मतलब घोड़ा घोड़ी के साथ नहीं, और बाजा बजाते हुए, बाजा क्या, ट्रेन का बाजा बजाना है। अब ट्रेन मैंने बुक कर लिया। अब ये बाराती जो है बहुत बड़े दूर जाने वाली है, इतने दूर जाने वाली है ना कि घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लगेंगे। गुस्सा मत जाना, थोड़ा सब्र रखना। ऐसा नहीं कि अब भैया अपनी एरोप्लेन काहे नहीं बुक किया, ट्रेन ही क्यों बुक किया, जब पता है आपको कि डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है तो आपको एरोप्लेन बुक करना चाहिए था। आपसे तो मैं नाराज़ हो गया, कट्टी पीट डालूंगा। यहाँ ध्यान दो आप, ट्रेन और कहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ तक का जो है ना डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है। तो आपके सामने ये चल रहा होगा, भैया आप पहले स्टेटमेंट दीजिए। ये जब मतलब जो चीज़ यहाँ पर चल रहा है ये तो एक ना एक दिन होगा ही। अभी बस आप स्टेटमेंट कहिए। अभी हम मेरे अंदर बीजगणितीय देवता घुसा हुआ है, अब उसका पहले निदान कर लीजिए, उसके बाद ये आप बोलिएगा तो कल ही हम करके आ जाएंगे। अब ध्यान दो, पहला स्टेटमेंट आपके सामने बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है। उसको समझने से पहले आप ये देखो, जब भी डिस्टेंस की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग दूरी की बात करेंगे, समय की बात करेंगे और चाल की बात करेंगे। और इससे आपको एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पर एक फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुना समय ये लगेगा, ये आपको भी पता है, ये हम सबको पता है, तो अभी तक याद क्यों नहीं किया? कान लाल कर दूँ? याद हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, याद हो गया होगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। सपोज मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर 480 किलोमीटर दूरी है और चाल कितना है, चाल समझ लो x है, तो आप बताओगे चाल x है, दूरी 480 है, तो समय क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया आपने तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब समय क्या हो सकता है? समय क्या होगा? समय को अकेला करेंगे, चाल इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस चाल को इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो दूरी है 480 और समय है x, तो 480 बटे x घंटा हो गया। अरे भैया ये बात था, जब चाल जो है ये x किलोमीटर पर घंटा दिया रहेगा, उस कंडीशन में समय मेरा इतना घंटा हो गया। अरे भैया इतना आसान था, कोई नहीं, अभी काम आएगा, इसलिए मैंने बताया है। मैं तो बहुत बड़ा क्या हूँ, स्वार्थी आदमी हूँ ना, इसलिए कोई काम बेवजह नहीं करता। ध्यान दो। अब यहाँ पर हाँ, फिर से इसको देख के गाल लाल मत करना, अभी ध्यान दो। मेरा पहला स्टेटमेंट सुनो, उसके बाद जो सोचना है आपको वो सोच लेना, ठीक? मेरा पहला स्टेटमेंट ही यही है कि दूरी 480 है, दूरी 480 है। अब आप बोलोगे भैया ये क्या कह दिया, अब मैं क्या करूं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं या फिर ये वीडियो देखना छोड़ दूं?
बस दूरी दे दिया आपने, और आप ही खुद कह रहे हो कि हमको तीनों चीज़ चाहिए, दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए और चाल भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने दूरी दे करके मेरे साथ बहुत गलत किया है। हम हल्ला करेंगे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब तक जाएंगे और आपका शिकायत दर्ज होगा। अरे सुन, यहाँ पे शिकायत दर्ज करोगे, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, समय चाल नहीं दिया हुआ। तो जो नहीं दिया हुआ होता उसी में से किसी एक को हम लोग मानते हैं। आपको पता है कि अगर या तो चाल को मानेंगे एक्स तो समय तो निकाल ही लेंगे, समय को मानेंगे एक्स तो चाल भी निकाल ही लेंगे, मतलब समय से डिवाइड हो जाएगा। आप जिसको मान लो। तो हम लोग किसको मान लें? आपकी इच्छा, दोनों में से किसी को मानो। तो चाल को मान लेते हैं, चाल को हम लोग एक्स मान लिए। समय क्या हो गया भैया? समय हो गया 480/x, 480/x। मतलब एक चीज़ माने दूजा पता चल गया। यही तो है बीज गणित। हाँ 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 हाँ, नाम सुन करके सुकून मिल रहा है। जो बीज गणित बनाया होगा भगवान उसको 100 साल लंबा उम्र अच्छा किया नहीं दिया, वरना और कुछ बना देता। यहाँ ध्यान दो, क्या क्या आवाज़ में बोल रहा हूँ। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सुनोगे तो आप सदमा में मत चल जाना। सुनो, अगर चाल 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम कर दिया जाए, अगर चाल 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम कर दिया जाए तो हम लोग जो है 3 घंटा लेट से पहुंचते हैं। आप बोलोगे भैया चाल बढ़ा नहीं सकते क्या? मुझे जल्दी से जल्दी जाना था, आप घटा रहे हो। अरे परले, बढ़ेगा चाल। यहाँ देखो, अगर इसका चाल को इंक्रीज कर दिए, कितना इंक्रीज कर दिए मेरे साथ बोलो? 8 किलो इंक्रीज बोलो, डिक्रीज कर रहे थे ना? हाँ जी, अगर 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम कर दिए, और जैसे ही स्पीड कम हुआ तो टाइम बढ़ गया। अरे भैया ये बात है, मतलब चाल आप क्या कर रहे हो? चाल पहले था एक्स में चाल आप 8 घटा दिए। हाँ जी, और समय में क्या हुआ? चाल के घटने से समय कितना था? इतना था, 480/x। अब समय में क्या हो जाएगा? समय में 3 घंटा आपने कहा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब मुझे पता है डिस्टेंस, दूरी कितना है? दूरी है आपका 480। क्या दूरी भी बढ़ेगा घटेगा? ऐसा तो नहीं ना। इसका स्पीड बढ़ा रहे हैं तो दूरी जो है 480 से घट करके 1000 हो जाएगा। अरे जहाँ पर ससुराल है वहीं पर ना रहेगा, या फिर आगे पाछे होगा? नहीं होगा ना। तो 480 दूरी आपका सेम रहेगा। तो दूरी तो सेम है, चाल और समय। जैसे ही चाल में कमी हुआ तो समय बढ़ गया। हाँ जी, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी के बराबर होगा। ये इक्वेशन आपके सामने आया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो ध्यान से पूरे पैनी नज़र को यहाँ पर लगाओ। अपनी पैनी नज़र यहाँ लगाओगे आप? हाँ जी, यहाँ देखो, 480 + 3x बाय 3 होगा ना? ये क्या हो रहा है? यहाँ पर 480 हो गया। अगेन अगेन अगेन, अब क्या होगा? यहाँ पर x हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लोगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते। अच्छा, मल्टीपल, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। देखो एलसीएम क्यों? एलसीएम तो यहाँ पर लिए ना, x एलसीएम लिए तो 480 ऊपर रह गया। यहाँ पर 3 और x का मल्टीप्लाई। अरे इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना, इसको पहले सॉल्व करो। x यहाँ लिए, 480 यहाँ आया, + 3x यहाँ हुआ, कोई तकलीफ? इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कुछ भी रहेगा तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। जब नीचे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर x - 8 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया कितना आसान बना देते हो आप। हाँ, आसान मैं नहीं बनाता हूँ, आसान आप खुद बनाओगे जब जितना मैंने सवाल, दैट इज मैं जितना वर्क दूंगा, अगर सारे वर्क को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें मेहनत किए हो। जिसमें आप मेहनत करोगे वो फल आपको एक ना एक दिन मिलेगा। यहाँ देखो, अब इस x का नोकी गुना करेंगे, कोनाकुनी गुना कर दिया जाए, ये x यहाँ चले जाएगा। अभी इस x का इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ होगा। हाँ जी, 480 + 3x - 8। बहुत भारी लग रहा है क्या आपको? अरे घबराओ नहीं, भारी नहीं है। इस x का मल्टीप्लाई यहाँ 480।
अब जो है x का मल्टीप्लाई करेंगे बाली से, तो x का मल्टीप्लाई 480x प्लस 3x²। हाँ भैया माइनस, हाँ 8×8 = 64, 4×6 8 चौके 32। भैया इतना 32×6 40 होगा ना, 38 होगा ना। क्या कर रहे हो, ससुराल जाने के बाद से मैं भी गलती कर रहा हूँ। अरे भ्राता श्री, ये होने लगा ना तो हो गई कहानी। पहले मेरा बैटरी डिस्चार्ज हुआ, चार्ज में लगा दो। चलो जी, यहाँ कितना हो गया, 8×8 का 4×6 8×6 32, 32×6 = 8, 38 40। हाँ जी, मोबाइल में कोई दिक्कत चार्ज में लगने के बाद? नहीं कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस अगेन 24, 8×3 = 24x इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस गुना प्लस माइनस हुआ, माइनस गुना प्लस माइनस, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 480। अगर दिक्कत हो रहा है क्लास 6 7 फिर से पढ़ लेना वो टॉपिक, कौन सा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर जाति को जाति से मिलाना है, 3x², इसको यहाँ लेते आ गए। फिर x वाला टर्म ये है और ये है, यहाँ पर 480 प्लस में है, यहाँ माइनस में। प्लस माइनस मतलब घटेगा, 480 में 24 को घटाना है। 7 में 2 गया 5, 4 456, 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 5 2 7, अगेन 4 का 4 456, तो प्लस 456x अगेन माइनस 38 40 माइनस 480 इक्वल टू 0। अगेन 3x² प्लस 456x अगेन इस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में ही है। जैसे -6 -7, 6 को माइनस 7 को माइनस, k को माइनस 13 को माइनस, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगेन यहाँ पर जोड़ो ये दोनों को, 38 40 0, 8 4 12 का 2 1, 8 4 12 1 13 3 1 3 1 4, 43 20। भैया ठीक जोड़ा है ना आपने? हाँ जी जोड़ लिए, ठीक। चलिए ये आपके सामने कौन सा इक्वेशन आया, द्विघाती है कि नहीं है? हाँ भैया द्विघाती है। तो अभी तक 9वां था क्या, 6ठा था? ये आपका 7वां इक्वेशन हो गया, 7th इक्वेशन हो गया। और 7वां नंबर होता है किसका? हमारे प्रिय गुरुजन ने, हमारे प्रिय महेंद्र सिंह धोनी का ये नंबर है। तो यहाँ पर आपको बाइज्जत बलि कर दिया जाता है। हम लोग आज यहीं तक रहेंगे, इसके बाद इसका गुणनखंड सीख करके सबका मैं आज होमवर्क बनाने के लिए दूंगा। अगर आपको होमवर्क लेने में तकलीफ़ होता है तो इसकी आगे की वीडियो आपको ज़रूर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मैं पूरा चैप्टर दे दूंगा। यहाँ ध्यान दो। चलो इसके आगे अब हम लोग बारी बारी से गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। पहला गुणनखंड क्या था हम लोग के सामने, x यहाँ है ना, ये हल्का वाला, अच्छा कोई नहीं, 80x - x² इक्वल टू 160, 80x - x² इक्वल टू 160। ला पहला इक्वेशन 80x - x² इक्वल टू 160। भैया इतना गुणनखंड बना लिए, अब मौज आ गई, मौज। पहला विधि सुन लो, द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का 3 मेथड। पहला गुणनखंड मेथड जो कि अभी सीख रहे हैं, फिर पूर्ण वर्ग विधि जो कि सीख लेंगे, तीसरा फॉर्मूला से द्विघाती सूत्र जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। भैया इतना सब कुछ है, हाँ जी इतना सब कुछ है, ठीक है। तो अपना ध्यान को एकत्रित करो, एकत्रित ही कर लो क्योंकि इधर उधर भटक रहा है ना आपका ध्यान। चलिए जी, हम लोग पहला मेथड गुणनखंड विधि देख लेते हैं। अब गुणनखंड विधि आप देखोगे तो यहाँ पर पहली बात, सबको एक तरफ लाना है, किसी को भी बाहर नहीं जाने देना, जितना हो सके सबको एक साथ लाओ। पहले x² का टर्म आगे लिखो, फिर x वाले का टर्म लिखो, फिर इस जो आपका भागा हुआ साथी है उसको अपने तरफ लाओ। ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो गया, इधर 0 का 0। अगेन यहाँ माइनस, इसको प्लस कर लो वरना दिक्कत हो सकता है, वरना कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो अभी रहने देते हैं समझने के लिए। देखो गुणनखंड में पहला मेथड है कि हमको जो भी x² के आगे का गुणांक होगा, जो भी x² के आगे का गुणांक यहाँ पर जो नंबर होगा
और बिना कुछ वाला नंबर, ना जिसमें कुछ ना हो, सिर्फ कांस्टेंट है, उस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। भैया क्या बोला, सर के ऊपर से गया। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, -1, मतलब -1। फिर क्या है, बिना कुछ नहीं, कांस्टेंट, ना उसमें एक्स होगा ना एक्स स्क्वायर होगा, क्या है, 160। 160 है, अच्छे से देखो, 160 है, नहीं बाबू, -160 है, -160। दोनों का आपस में जुगलबंदी होगा, तो जुगलबंदी कर देते हैं। तो क्या हो गया, 160 हो गया, माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ घटा नहीं रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखना, घटा मत दियो, -161 नहीं कर दियो। काहे कुछ लोग कर देते हैं ऐसा, आप कुछ लोग में नहीं आते हो ना। ठीक, यहाँ देखो 160 हो गया। अब 160 का आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे 2 से, 80, 40, 20, 10, 5, इस तरह हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ये दूसरा मेथड है। दूसरा काम क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड हो गया, कोई तकलीफ कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब क्या करना है वो देखो, उसके बाद जो भी x का गुणांक होगा, ये 80 है, 80 को छोड़कर बाकी सब कुछ उतार लो, तो -x² प्लस 80 की जगह पर हल्का जगह छोड़ दो, x का x -160 = 0, उतार लिए। अभी कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब 80 को क्या लिखें, तो आप बोलोगे भैया क्या लिखें 80 को, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 है, 80 है, 80 ही है ना, हाँ जी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20। क्या करें 80 में भैया, समझ में ही नहीं आ रहा। अब यहाँ तो परेशान हो रहे हैं, हो ही नहीं रहा, क्या किया जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 32 + 5 80 नहीं पूरेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, 2 दूनी 40, 2 दूनी 80 + 2, ये क्या भैया, ये सवाल कौन सा दे दिया। देखो, ये तो पहला सवाल ही ऐसा आ गया आपके सामने जो कि गुणनखंड करने पर नहीं बन रहा है। जब गुणनखंड में नहीं बनेगा तो अगला विधि जाएंगे। भैया पहले सर दर्द होने लगा, मतलब आप सिखा रहे हो गुणनखंड और आप ही ऐसा सवाल लेके आ गए कि जो गुणनखंड पर बन ही नहीं रहा। आपको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए जी, थोड़ा चेंज। देखो, जब नाकामी होती है, मतलब ये क्या हुआ, थोड़ा सा अनसक्सेसफुल, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले लिए जो कि आपको समझ में नहीं आया, फिर भी आप कुछ समझ गए इसमें। पहला चीज़ कि हमको कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है, और लेकिन तभी मल्टीप्लाई करना है जब 0 के बराबर की इस पार सब आ जाए। दूसरा चीज़ हम लोग सीखे कि इस तरह हमको लिखना है बीच वाले टर्म को छोड़ करके, सीखिए ना कुछ। अब सवाल ऐसा लेंगे जो गुणनखंड पर बनेगा, जब नहीं बनेगा तब द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि वगैरह वगैरह लगाना है। तो देखो यहाँ पर, तो सिंपल सा हम लोग लेते हैं इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा। डरो मत, बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, फिर से वही करेंगे। मेरा पहला काम क्या होगा, जो कोना कोनी है उसका मल्टीप्लाई, x² का गुणांक -1, और जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, -16 है, इस दोनों का मल्टीप्लाई 16 हुआ। दूसरा काम करना है, क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका गुणनखंड करना है। तो हम लोग इसका गुणनखंड कर लिए, हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने के बाद सिर्फ इस टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म को आप हूबहू लिख लो, हूबहू लिख लेते हैं। इस टर्म को छोड़ करके लिख लिए। अगेन 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6 + 2 8, ये भी 8 हो सकता है। गलत हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 6 होता है, कान लाल कर देने का। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, 8 + 2 10 हो जाएगा ना बाबू। अच्छा जी भैया, ये हो गया 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, 4 + 4 क्या 8 हो रहा है। ये आपको दिमाग लगाना होगा, क्या करें जो कि जोड़ने पर 8 हो जाए। तो यहाँ 4 + जोड़ो या घटाओ जो करो, लेकिन 8 होना चाहिए। एक चीज़, या तो 4 + 4 कर लें, अगर 8 में 2 घटाते हैं 6 होता है, नहीं 8 तो नहीं हो रहा,
इसका मतलब ये वाला टर्म कर लेंगे ना तो मेरा 8 उड़ जाएगा। हाँ भैया, तो यहाँ पर हम लोग इस 8 को लिख सकते हैं 4 + 4। बिल्कुल सही, इसी बात पर ताली, अच्छे से ताली बजा। अब देखो दूसरा काम करना है। क्या दूसरा काम करना है? इस सब को छोड़कर बाकी सब को पहले उतारो। देखो स्टार्टिंग में करना है 1-2 सवाल में, बाकी समझ में आपको आएगा तो फिर आप तो खुद शेर हो, फटाफट बना लोगे सब। देखो यहाँ अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ करना है, तो 4x + 4x। अब ब्रैकेट तोड़ना है। तीसरा स्टेप क्या है? ब्रैकेट को तोड़ देना, तो -x² ++ 4x ++ 4x मल्टीप्लाई करने आवत है ना, इक्वल टू क्या हो गया? 0 ना। ठीक, अब जो है देखो किस तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इस टर्म को लेना है। इसमें कॉमन क्या दिखत है? इसमें कॉमन दिखत है भैया, इसमें कॉमन दिखत है x। यहाँ क्या बचा? -x। यहाँ बचा 4। जो चीज़ यहाँ पर होगा उसी चीज़ को हूबहू यहाँ पर लिखना है, तो हूबहू यहाँ पर उसी चीज़ को उतार दिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा, अब इसको देखो, इस टर्म को देखना है। यहाँ पर है 4x, 4x में x तो लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हो तो 4 लिख दिए, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आया हुआ है, यहाँ पर प्लस है। क्या करें? माइनस में किसी से मल्टीप्लाई करें जो प्लस हो जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भैया, ये करने के बाद एक बार आप सेटिस्फाई कर लोगे, जांच लोगे क्या सही में मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना x 4x, माइनस गुना प्लस माइनस, 4 गुना 4 16। हाँ भैया, ये टर्म मिल गया, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया x, यहाँ बचा -4। बहुत आसान। नाव यहाँ तक पहुँच गया, हमने झंडा गाड़ दिया। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस लिखते चलूँगा, लिखते चलूँगा, लिखते चलूँगा, लिखते चलूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो कान को, नाक को ज़मीन पर रगड़ करके क्या करोगे? कुछ नहीं। अगर आप बोलोगे तो समझाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा जी, ये आपका हो गया। इसमें कोई तकलीफ़? जल्दी बोलो, कोई तकलीफ़? किसी तरह का कोई तकलीफ़? हल्दी हल्दी बोलो। नहीं तकलीफ़ तो ठीक है। जितना क्वेश्चन मैंने बनाया है उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, टोटल 7 क्वेश्चन है ना, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में टोटल आपको 6 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं टोटल। इसको बनाओ, कंप्लीट करो। इसके बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। अब बोलोगे भैया पूर्ण वर्ग विधि भी बताओगे क्या? हाँ जी, जल्दी जल्दी इसको बनाओ, मैं रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, ठहरे ठहरे, मैं कब से बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे पछता रहा हूँ। बनाया आपने? बोलो जल्दी से। आपने बना लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, वरना मुझे उम्मीद ऐसा मत समझाना कि भैया पहले वीडियो देख लेते, समय बीत रहा है, बाद में बनाएंगे। सही में कान लाल कर दूंगा। पहले बनाओ। इतना बोलने का क्या है, पहले बनाना है आपको, पूछना है, जहाँ गलती होगा पहले समझना है अच्छे से, तब जा कर के अगला विधि पढ़ना है। वरना ऐसा नहीं हुब में, हाँ भैया चावल खाए थे पेट भर गया, मेरा फेवरेट चीज़ दिखा गुपचुप, वो भी खा लिया उल्टी हो गया, वो काम नहीं होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग विधि चलते हैं, क्वेश्चन यही रखेंगे, ठीक। पूर्ण वर्ग विधि, क्वेश्चन क्या है? -x² + 8x - 16 -16 है। अरे यार, इतना सा कांस्टेंट पावर नहीं है तेरे भाई के पास, और क्या होगा। चलिए जी, अब इसमें करोगे तो करोगे क्या। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है वो देखो। इसमें 2 फॉर्मूले बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहला x + y का होल स्क्वायर आप पढ़े हो, या फिर a + b का होल स्क्वायर पढ़े हो, जो पढ़े हो उसमें आपने यही पढ़ा होगा, x² + 2xy + y²। और x - y का होल स्क्वायर में आपने पढ़ा होगा x² - 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पहला काम करना है भैया, आप हमेशा पहला काम कहते हो, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे में होगा उसको मिस्टर इंडिया बनाना है। क्या बनाना है? मिस्टर इंडिया। भैया ये क्या कह दिया? मिस्टर इंडिया क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा? सही में समझ में नहीं आ रहा? बहुत तेज बन रहे हो। समझ में आ जाएगा। मिस्टर इंडिया मतलब गायब करना है। क्या गायब करना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है? -1, तो -1 से सब में भाग दे दो। भैया ये बात है, जो भी रहेगा यहाँ पर उसे सब इक्वेशन में भाग दे देना है। भाग देंगे -1 से, भाग देंगे -1 से, भाग देंगे -1 से। ये क्या हो रहा है भैया जी? आप क्या कर रहे हो? अब देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, 8x हो गया। अगर ये नहीं आता ना तो पहले हमसे बेहतर ढंग से समझोगे, उसके बाद आगे देखोगे। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये माइनस प्लस में कैसे चेंज हो रहा है, प्लस माइनस में कैसे चेंज हो रहा है, बस शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये माइनस ऊपर रहे कि नीचे रहे, मल्टीप्लाई सेम होता है, प्लस गुना माइनस माइनस, समझ रहे हो? माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस सेम है, लेकिन हाँ समझना है। चलो जी, समझने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? माइनस गुना माइनस, गुना में तो ऊपर जाएगा तो माइनस ही रहेगा। क्या हो गया? प्लस। ये कट जाता है, याद रखना। 16 का 16 इक्वल टू 0 में किसी से भाग दो 0 होता है, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 एक ऐसा अपवाद है ना जिसकी गुत्थी अभी तक समझ में नहीं आई है। चलिए जी, मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। भैया आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर का टर्म को, डैट इज जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको मिस्टर इंडिया बना देना है। तो हम लोग उसको कब का मिस्टर इंडिया बना चुके हैं। उसके बाद बोलिए, उसके बाद हमको फॉर्मूला यूज करना है a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + 2ab + b²। भैया ये क्या कह दिया? यहाँ पर तो पहले a² के फॉर्म में है, डैट इज x² के फॉर्म में है। उसके बाद क्या चाहिए? x² हो तो गया, अब चाहिए -2xy। -2 x के स्थान पर क्या है? x के स्थान पर यहाँ तो पहले से x है, ठीक है भैया। 2x y के स्थान पर कुछ और चाहिए। देखो इसको बस समझ लेना अच्छे से, आपकी सारी गुत्थी समझ में आ जाएगी। देखो बाबू, अच्छे से समझो, बस इतना, यही 2 टर्म को लेके समझना है आपको, समझो। ये x² पहले से था तो x² मिल गया। उसके बाद -2xy लिखते हैं, 2xy लिखते हैं। x के स्थान पर क्या होगा? देखो x के स्थान पर यहाँ पहले से x है तो x से लिख दिए। अब y का मान क्या लिखें? y का मान यहाँ पर क्या लिखें? अब आप सोचोगे भैया माइनस का माइनस आ गया, x का x आ गया, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 8 हो जाए? तो बोलोगे भैया 4 से, तो 4 से। इसका मतलब ये हो गया, बिल्कुल यही हुआ। अब देखो एक और बताओगे, x² - 10x। अब इसको लिखना है, यहाँ पर x² का x² है, यहाँ माइनस का माइनस है, फिर 2, फिर x और y के स्थान पर कुछ और आएगा। हाँ भैया, x के स्थान पर x पहले से है, हाँ जी। और y के स्थान पर क्या लिखें? जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए, तो 5 10। वाह, इसी बात पे तारीफ। ठीक, अगेन जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पर y² होगा, क्योंकि क्या पढ़े हैं? x² - 2xy + y²। ये चीज़ अपने मन से लाएं तो अपने मन से घटाएंगे भी, यहाँ पर भी ये चीज़ अपने मन से लाएं तो अपने मन से घटाएंगे भी। मतलब अपने मन से कहाँ लाएं? जो y है तो y² होगा, है नहीं यहाँ y², x² - 2xy + y²। y के स्थान पर क्या है? 4 है, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर हुआ। जो चीज़ यहाँ पर होगा उसको अपने मन से घटाना भी है। हाँ भैया, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है हमको। एक और देखो, x² + 4x। अब आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ पर x² है प्लस 2 × अब x के स्थान पर यहाँ पहले से x है तो x हो गया, फिर इंटू, फिर क्या लिखें जो यहाँ पर 4 हो जाए, 2 × 2 = 4, तो y के स्थान पर 2 आया तो + y², फिर इसी 2 का होल स्क्वायर करेंगे
चूँकि ये टर्म एक्स्ट्रा लाए हैं तो -2 स्क्वायर। भैया समझ में नहीं आ रहा, क्या करें ऐसा जो समझ में आ जाए। कुछ नहीं, इसी को बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो। x² + 6x, तो बोलोगे भैया यहाँ x² आ गया प्लस, अब देखिए हम पढ़े हैं फॉर्मूला 2 × ab, a के स्थान पर x तो x, b के स्थान पर क्या लें जो छो आ जाए, 3 लेंगे। फिर चूँकि 3 एक्स्ट्रा लिए हैं तो 3 का स्क्वायर, चूँकि ये टर्म एक्स्ट्रा लाए हैं तो पहले फिर माइनस घटाएंगे भी इसको। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा हमको कि यहाँ पर जो चीज़ यहाँ लेते हैं ये चीज़ क्यों लाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर फॉर्मूला पे बनाना है हमको, ठीक है। x² का x², फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, प्लस 2 का 2, x यहाँ से आ गया, फिर क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 पूरेगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि y के स्थान पर 3 आया है, इसके बाद y का स्क्वायर है ना, तो y का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस जो चीज़ अपने मन से लाए थे उसको फिर से घटाएंगे भी। हाँ भैया जी, फिर भी समझ में नहीं आया। x² - 12x देखते हैं, x² का x² माइनस का -2, अब x और y के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ x के स्थान पर x पहले से है, y के स्थान पर क्या लें जो 12 पूर जाए, 6 लेंगे, क्योंकि 6 अपने मन से नहीं लिए हैं, y के स्थान पर है, अगला फॉर्मूला में y² आता है तो 6 का स्क्वायर हुआ। हाँ भैया, चूँकि ये अपने मन से आया है तो इसको फिर घटाएंगे भी। भैया लगता है कुछ कुछ समझ में आया है, कुछ कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कुछ समझ में आया है। देखो x² का x² प्लस 2 × x के स्थान पर और y के स्थान पर क्या लेंगे, x के स्थान पर यहाँ x पहले से है, y के स्थान पर 15 है, अब 2 से 15 में किसी से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 15 हो जाए। भैया किस पता नहीं किससे मल्टीप्लाई, जब पता नहीं चले ना इसमें 2 से भाग दे देना। भैया क्या क्या कह रहे हो, जब पता नहीं चलेगा भाग दे देना। सपोज वही बात यहाँ पर, जब पता नहीं चलता कि 2 से मतलब 2 में किसी से मल्टीप्लाई करे जो 12 हो, यहाँ पर 6 पता नहीं चलता तो 12 में 2 से भाग देते तो 6 अपने आप निकल जाता। वही बात यहाँ पर है, 15 में 2 से भाग दे दिए, जो चीज़ y के स्थान पर है उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि y² होता है। हाँ भैया, ये चीज़ अपने मन से लाएँ तो अपने मन से घटाएंगे भी, ऐसा नहीं अपने मन से आ रहा है आने दो, वो काम नहीं करते। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर ये समझ जाओगे ना फिर कुछ नहीं है, पूरा का पूरा दम इसी में है पूर्ण वर्ग विधि में। ये समझ में आ गया, पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया, पहले आके पूछो फिर बनाना, पहले आके पूछो फिर बनाना। एक और भैया, अब हमको पूरा उम्मीद है समझ में आ गया, क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ देखो x² का x², फिर क्या माइनस का -2, x के स्थान पर क्या लिखे, y के स्थान पर क्या लिखे, x के स्थान पर x पहले से है, हाँ जी, y के स्थान पर यहाँ 17 में मतलब 2 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 17 होगा नहीं पता, तो 17 में 2 से डिवाइड कर देंगे, सब में 2 से डिवाइड होगा याद रखना। हाँ जी, प्लस जो चीज़ यहाँ पर है उसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला लाने के लिए, फिर क्या करेंगे जो चीज़ एक्स्ट्रा लाएँ इसको घटाएंगे भी, इक्वेशन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। भैया अब थक गए हम, अब या तो आप छोड़ दीजिए या तो हल्दी बता दीजिए, अब बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आया 8x है, x के स्थान पर ये x तो आ गया, अब y के स्थान पर क्या लें, y के स्थान पर क्या ले भैया, तो 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं पता तो 8 में 2 से डिवाइड करो, 4 होगा, 4 यहाँ अब 4 लाए हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे। हाँ भैया, ये अपने मन से लाए तो अपने मन से घटाएंगे भी, प्लस 16 है तो प्लस 16 यहाँ पर लाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे। भैया चुटकी का काम है, बहुत आसान है, चुटकी का काम है और बहुत आसान है। ये समझ में आ गया ना, ये लगता है हलवा। अब क्या लगता है, हलवा। पहला काम x² का गुणांक को हटा देना, दूसरा काम a + b के होल स्क्वायर के रूप में लेते आना है। चलिए जी, अभी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला पर आया। ये फॉर्मूला कौन सा है, x² - 2xy + y², फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर, तो x - y का होल स्क्वायर। हाँ भैया जी, समझ में तो आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म बचा इसको सॉल्व कर लें क्या, सॉल्व कर लो ना, तो यहाँ बचा क्या,
-4² प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व करो, अब हम नहीं बताएंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, 16 16 0 हो गया, कट गया, मतलब 0 हो गया, 0 पहले लिख देते हैं। 0 क्या कट गया था, इक्वल टू 0। अब जो है स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस क्या होता है, माइनस होगा। तो x -4 इक्वल टू इधर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ 0 में प्लस माइनस नहीं देते, ठीक है। कुछ और टर्म होता है तो प्लस माइनस देते। सपोज यहाँ पर ये नहीं कटता, यहाँ पर 4 होता है, 4 उस पार जाता तो प्लस माइनस पड़ता। अच्छा मैं एक बता भी दूंगा प्लस माइनस वाला। हाँ जी, अब यहाँ देखो x बराबर क्या हो गया 0। सपोज यहाँ पर प्लस माइनस दे दिए, ठीक, भूल मत जाना, दे दिए प्लस माइनस, समझ लेना यहाँ कुछ और भी हो सकता है समझाने के लिए। यहाँ प्लस माइनस, -4 बराबर के उस पार गया तो +4। अब यहाँ पर 2 टर्म आएगा ना, x बराबर एक बार प्लस वाला लेंगे, +0 +4 तो 4 हो गया। फिर x बराबर -0 +4 तो 4 हो गया। अगर 0 के स्थान पर कुछ और भी होता, अगर 5 होता तो +5 +4 -5 +4। भैया क्यों हमको समझ में आ रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। अब क्या करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से उस 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। हाँ भैया कंप्लीट कर लेंगे, हाँ ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक बोलो, ठीक ठीक भैया। और एक बात, 6 नहीं 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस पे। क्यों, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो गुणनखंड से नहीं बन रहा था, तो पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा, ठीक है। और गुणन, और इसके बाद जो फॉर्मूला है उससे भी बनेगा। आगे बताऊं या छोड़ दूं, या फिर बोर हो रहे हो आप? एक काम करना, जो इसके बाद मैं बता रहा हूँ ना उसको अगले दिन देखना, आप अभी मत देखना। पहले इतना सा आप कंप्लीट करो, फिर अगले दिन इसको देखना। ऐसा नहीं हुबहू में देख रहे हैं, जो समझ में आया कुछ फिर नहीं समझोगे। फिर इसको पहले बनाओ, 7 क्वेश्चन बनाओ, तब ये हमेशा के लिए कैद होगा दिमाग में, वरना उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट आप बनाए हो, Ctrl+S नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, तो वो फिर गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया हो जावत है, पता है आपको। वही बात यहाँ पर होगा, अगेन अगेन अगेन। तीसरा चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ भैया बहुत परेशानी है। क्वेश्चन क्या है, -x², भैया -x² और क्या है +8x -16 इक्वल टू 0। अब भैया द्विघाती सूत्र फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला वाला बात आता है ना, क्यों हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। इग्नोर नहीं करना आपको, हम लोग द्विघाती सूत्र के गाड़ी पर बैठने वाले हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √100b² -4ac बटे 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र है। जो ये b² -4ac है, इसको हम लोग d भी कहते हैं। इस d का नाम क्या क्या है ये आपको पता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ऐसा नहीं कि क्या होगा, कौन सी मानव की कौन सा है यूट्यूबर, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, NNT ना जी। अगेन 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 डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसका हिंदी नाम क्या था, जो कि मुझे सुबह में शाम में समझ में नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था क्या हिंदी नाम है। इसका नाम है विविक्तकर, विविक्तकर ऐसे कुछ नाम है, विविक्तकर, हाँ जी विविक्तकर इसका नाम है हिंदी नाम। चलिए जी, पहले हम लोग इस b² -4ac को निकालना सीखेंगे, हाँ जी, उसके बाद बनाएंगे। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, x², अच्छा इसको लेते हैं, ab के फॉर्म में लेते हैं, ले या छोड़ दें, ax² + bx + c = 0, ये है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी x का गुणांक होगा वो b का वैल्यू होता है, हाँ जी, जो इकला होगा वो c का होगा, जो x² का गुणांक होगा वो a का वैल्यू होता है। भैया ये बात था, हाँ जी यही बात था। अब यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या, बोले तो बोले क्या, समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा एक काम करोगे, वो काम ये है कि आपको क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2x² + 4x + 9 = 0। इसमें आपको d का वैल्यू निकालना है।
डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, तो जो x का गुणांक होगा 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू क्या है भैया, a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 2 है, c का वैल्यू ये है 9। तो क्या हो गया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 नमा भैया नहीं आता टेबल, नहीं आता, पीट दूंगा, नंबर 72। इसको सॉल्व करेंगे, 12 में 6 गया 6, अब यहाँ पर 6 में 1 गया 5, 56 माइनस 56 हुआ। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है। हाँ जी, माइनस 56 हुआ, डी का वैल्यू निकला ना। एक और क्वेश्चन, इसको डी का वैल्यू निकालना सीखो जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 0 इक्वल टू 0। भैया अब क्या करें, समझ में ना आवत है, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा। डी का वैल्यू सिंपल सा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू एक्स का गुणांक बी होता है, बी क्या है भैया जल्दी बोलिए, बी क्या है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, गुना सी का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 है भैया, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस ये सब 0 हो गया, 0 क्यों हुआ, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, 6 के 36। हाँ भैया अब समझ में आ रहा है डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद हरि नाम गुण गाना है। हाँ जी चलिए जी, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू होगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर, यहाँ -4 का 4 ए के स्थान पर क्या है 3 है, c के स्थान पर क्या है 5 हो गया। अगेन 6 के 36 माइनस 4 तिया 12 पंचे 60, इसको घटाओ, इसका हो जाएगा 24, 60 में 36 गया 24 है, 24 हाँ 24 होगा, 24 नहीं -24 होगा ना छोटे। इस तरह हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। चलिए जी, डी इसलिए मैं निकालने पहले बता रहा हूँ, कुछ तो लोचा है, क्या लोचा है, अगर उसकी प्रकृति बताने के लिए कहा जाएगा। क्या मैंने कहा प्रकृति, ये नेचर क्या होता है, प्रकृति सब बोल रहे भैया, अच्छा अभी रहन दो, ये चीज़ अभी रहन दो, एक साथ अधिक से अधिक अगर ज्ञान मिल जाता है ना, वो चीज़ फिर भटकने लगता है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़े काम की बात होगी और कुछ नहीं, बड़े काम की बात होगी। वो बड़े काम की बात ये होगी कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डी का वैल्यू निकालेंगे। भैया डी का वैल्यू निकालने से पहले हमको सब कुछ पता है। क्या पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, एक्स का गुणांक 8 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, सी का वैल्यू -16 भैया, -16 भैया, इतना आसान, 8 64। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 16 गुना 1 16, 16 गुना 4 16 चौके 64। अब भैया क्या करें, माइनस किए गो है गिनते हैं, 1 2 3, अगर 3 माइनस तो माइनस ही रहेगा, जब तक माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तब तक वो प्लस नहीं होता। तो ये जो विविधकर है, डिस्क्रिमिनांट है, हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ भैया निकाल चुके हैं, डी का वैल्यू तो निकाले, इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 0 निकल गया भैया। जैसे ही 0 निकल गया तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √100d/2a। अब भैया -b क्या होता है, x का गुणांक 8 है, तो -b के जगह पे हम लोग 8 लिख लेंगे, हमेशा कोष्ठ में लिखना। ये मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर -8 होता तो कोष्ठ में आप -8 लिखते, फिर माइनस माइनस प्लस बनता, इसलिए कन्फ्यूजन से हटना है तो कोष्ठ में लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। प्लस माइनस का प्लस माइनस, √100, डी का वैल्यू 0 है तो 0/2a। अब भैया क्या होगा, यहाँ -8 हो गया /2, ए का वैल्यू नहीं लिखे, ए का वैल्यू -1 है ना, देखो है ना -1, हाँ भैया -1। अब प्लस माइनस 0 है, याद रखना 0 चले गया, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लाता, -8/-2, 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 निकला, x का वैल्यू क्या निकल गया 4। अब बोलोगे भैया x का तो 2 वैल्यू निकलना चाहिए, दोनों वैल्यू 4 ही निकलेगा, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार आप समझो, बात को समझो, अगर हम 0 को प्लस माइनस के रूप में रखते क्या होता, ऐसा नहीं करना आप, यहाँ 0 होता,
2 गुना -1, -8 प्लस -0 बटे -2। अब इसको बारी बारी से एक बार प्लस लेके करते हैं तो नाव, तो क्या करते, x बराबर -8 प्लस 0 बटे -2, तो -8 बटे -2 आपका 4 होता। एक बार हम लोग माइनस लेके करते, भैया इतना लोचा है तो कितना होता, उतना ही होता 4। भैया ये बात था, आपको ये नहीं करना, जब जीरो आएगा डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। और एक बात, इस फॉर्मूले से आप कोई भी द्विघाती जो भी आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन परेशानी कब होगा, कब परेशानी होगा, सपोज एक कल्पना करो, डी का वैल्यू, एक कल्पना मैं करने के लिए कह रहा हूँ, डी का वैल्यू निकल गया 4, तो क्या होगा, यही क्वेश्चन में डी का वैल्यू 4 निकल गया। ये सिर्फ कल्पना है, ये कल्पना है, इसको कल्पना मतलब इसको कल्पना में ही ले, इसको रियल लाइफ से ना जोड़ें, समझ रहे हो। यहाँ देखो x का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से करेंगे -b प्लस -d बटे 2a। b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था भैया 8 था, और a का वैल्यू था भैया -1 था। अच्छा ध्यान से समझो, अब b का वैल्यू कितना 8 है, तो हमेशा कोष्ठ में लिखना है b का वैल्यू 8 का 8, प्लस माइनस d का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख लिए। 2 गुना a का वैल्यू -1 है। अब भैया समझ में आ रहा है ऐसा आपने क्यों कहा, क्यों कहा आपने। अब यहाँ पर लिखोगे नाव, x बराबर एक बार प्लस वाला लोगे, माइनस का छोड़ दोगे, -8 प्लस 4 बटे -2, तो -4 बटे -2 तो कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ भैया अगेन आप एक बार माइनस वाला लोगे, -8 -4 बटे -2, तो क्या हो गया, 8 4 12 बटे -2, 2 6 के 12, तो 6 हो गया। भैया इसका मतलब एक बार 2 निकल गया, एक बार 6 निकल गया। अगर सपोज भैया ऐसा इक्वेशन रहता, कैसा इक्वेशन रहता, सपोज अगर d का वैल्यू निकल जाता, कितना निकल जाता, -4 निकल जाता, तब क्या होता भैया, d का मान अगर -4 रहता, उस कंडीशन में क्या होता वो भी देखो। भैया कितना कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा अभी आपको, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो -4 b का वैल्यू 8 है, तो माइनस यहाँ पर 8 हो गया, प्लस माइनस √100, डी का वैल्यू क्या है -4 2a। अब जानते हो एक बात भैया, क्या हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार ध्यान से समझो, क्या नहीं समझ में आता, ध्यान से समझना है। जब भी रूट के अंदर हमेशा प्लस में कोई संख्या रहे तो वो हमेशा वास्तविक होती है, भैया ये बताए हैं आप। अगर माइनस में रहे तो वो अवास्तविक होती है। इस अवास्तविक को अनरियल कहते हैं, इसको रियल कहते हैं। बातें समझ में आई, हाँ जी। इसका मतलब यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, -4, ये क्या अनरियल है, अवास्तविक संख्या है। जब अवास्तविक संख्या होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस √100 -4 बटे 2a। और क्या होगा, x बराबर एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस लेंगे, है नहीं, आप प्लस माइनस दोनों है ना बाबू, तो -8 -√100 -4 बटे 2a। हाँ भैया बातें समझ में आ गई। एक चीज़ यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछा जा सकता है, अगर d का मान जो विविक्तर है आपका, विविक्तर जो है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, अगर d मेरा 0 हो गया, जैसे यहाँ पर d 0 हो गया था, उस कंडीशन में x का 2 मान आया, दोनों बराबर था, मतलब जब d 0 होगा तो जो भी मूल होगा, जो भी हल होगा वो समान हल होगा। अब जिसका सॉल्यूशन निकल जाएगा उसको वास्तविक कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको अवास्तविक कहेंगे। समान और क्या होगा, वास्तविक होगा। आंसर निकल रहा है ना इसका, आप देखो आंसर निकल रहा है, हाँ जी। अगेन दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, अगर d मेरा क्या हो जाए, d मेरा अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 0 से बड़ा, जैसे ये 4 है, 0 से बड़ा है, उस कंडीशन में इसका वैल्यू निकलेगा, लेकिन अलग अलग निकलेगा। देखो अलग अलग निकला है, बोलोगे हाँ भैया अलग अलग निकला है, तो अलग अलग वैल्यू निकलेगा मतलब असमान होगा, अलग अलग होगा। भैया इतना कुछ सोचना पड़ेगा, जब वैल्यू निकल गया तो ये मेरा क्या होगा, वास्तविक होगा।
चाहे बटे में निकले या किसी में निकले, रूट में निकले, कुछ भी निकले, लेकिन रूट के अंदर माइनस रहेगा तो वास्तविक होगा। हाँ भैया ठीक है। तीसरा है अगर डी का मान 0 से छोटा हो, जैसे यहाँ पर छोटा है, तो क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ देखो वैल्यू जो निकला अलग अलग तो निकला लेकिन अवास्तविक निकला। हाँ भैया असमान तो है लेकिन अवास्तविक है। इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यही आपका प्रकृति बताने का आपके शायद चैप्टर में क्वेश्चन भी होगा कि इस द्विघाती समीकरण का प्रकृति बताएं। तो आप क्या करोगे, डी का वैल्यू निकालोगे, अगर 0 निकल जाएगा तो आपको लिखना है अतः बहुपद मतलब द्विघातीय समीकरण का क्या क्या बोलोगे, द्विघातीय समीकरण का मूल समान है और वास्तविक है। भैया ये बात है, मतलब इसको हमको रट लेना है। आप एक काम करना, इतना सा पेज मेरा फाड़ लेना, रोल कर लेना, उसको क्या करना, सर एक डायलॉग देते थे, डायलॉग नहीं है, समझाते थे, गुरु मंत्र देते थे, उसको गर्म पानी में गुलगुला करके पी लेना है, तब ये सब याद हो जाएगा। अच्छा भैया ये बातें तो समझ में आई, एक छोटा सा टॉपिक बता ही दीजिए, आज इसको ख़त्म ही कर दीजिए। क्यों इसको 2 वीडियो में लीजिएगा, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दीजिए। हम लोग परेशान हो जाते हैं ना 2 वीडियो को देख देख करके, एक वीडियो में ही इसका राम नाम सत्य है, सबका यही तथ्य है। अरे यहाँ मैंने नहीं बताया, क्या नहीं बताया, यहाँ आपको मैंने वर्क नहीं दिया, इस द्विघाती सूत्र से भी वर्क है आपका, जितना भी 7 क्वेश्चन है सब बनाना है। नहीं बनाना टांगे तोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। अब यहाँ देखो, कोई भी आपके सामने ये मान लो ये है क्या आपका, भैया ये क्या है, एक इक्वेशन है, -x² + 8x - 16 = 0, ये आपका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में समझने का प्रयास करना, क्या समझने का प्रयास करें भैया, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो इसमें 2 चीज़ें आपको निकालनी है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इसको जो समझना है समझ लो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, अगर इसको कंप्लीट कर लोगे ना, इससे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। भैया इतना इम्पोर्टेंट है तो बता दीजिए, थोड़ा देर सुन लेते हैं, वैसे भी अब थक चुके हैं देख देख करके। अरे थको मत, अपने अंदर नया उमंग लाओ, नया जोश लाओ, और इसको कंप्लीट करना है आज। करण अर्जुन अभी कहाँ से आ गया, अभी रुको, अभी इसको कंप्लीट करन दो फिर आना। अब देखो यहाँ पर, अब क्या देखना है हमको, जब भी कोई इक्वेशन आए, जैसे 2x + 4 2x² + 4x + 6 = 0, ये इक्वेशन आया, तो हमेशा जो b/a होगा, बोलोगे भैया b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है, x² का गुणांक। हाँ भैया जो भी b/a होगा, अरे हाँ मतलब आपको b/a निकालना है, फिर c/a निकालना है, डैट इज b/a क्या होगा, आप बोलोगे भैया 4/2 होगा। c/c क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं हो, जो नल्ला हो, 6 है। a क्या होगा, x² का गुणांक 2, मतलब 3 निकल गया। अगर अगेन मतलब यहाँ पर -b/a निकल गया आपका, यहाँ पर c/a निकल गया। हाँ जी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक और क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करें या क्वेश्चन बनाएं, -b/a निकालो, तो आप बोलोगे भैया -b/a, b क्या होता है, x का गुणांक, तो 5 है, तो माइनस पहले से था, b की जगह पर 5 लिख दिया। ठीक है भैया, अगेन a का वैल्यू क्या है भैया, अच्छा एक काम करो, इस माइनस को इसमें ही दिया करो, -5 के साथ ही लिखो, और इसको कोष्ठ में लिखना, हमेशा b को कोष्ठ में लिखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। a का वैल्यू क्या है, x² का गुणांक 3, तो कितना निकल गया, -5/3। अब सपोज c/a क्या होगा, तो c का वैल्यू क्या है, -6, तो -6/a का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6, -2 हो गया। भैया इतना क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आप, मुझसे नाराज हो गए हैं क्या? अरे नहीं छोटी कह रहा हूँ, छोटे, नाराज कहाँ हुआ हूँ। तो -b/a क्या होगा, तो b का वैल्यू क्या है, -5, हमेशा कोष्ठ में भी लिखना है, मैंने कहा था ना। हाँ भैया अब गलती नहीं होगा, x² का गुणांक कितना है, 7, यहाँ नीचे 7 हो गया, मतलब 5/7, माइनस माइनस मिल के प्लस बन गया। अगेन c क्या है, 6/7, 6/7। हाँ भैया 6 क्या है, मतलब जो
अकेला होगा वो c बन जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो a रहेगा। हाँ भैया, ये तो बातें समझ में आ रही हैं आपकी, थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं आपकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं। -b/a इक्वल टू क्या होगा, तो -b/a निकालना है, तो -b का वैल्यू -4 है, तो -4 लिख लिए। b मतलब x का गुणांक, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, तो 9 लिखें। फिर यहाँ पर x था तो कुछ नहीं करना है, मेरा -b/a आ चुका है। अगेन c/a क्या होगा, c का वैल्यू 7 है तो 7 लिखे, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है तो 9। हाँ भैया, हो गया, बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4/9। इतना अच्छा राइटिंग आप लिख रहे हैं ना, अब मुझे आगे क्लास करने का मन नहीं करता है, क्या करूँ, छोड़ छाड़ दूँ? अरे छोड़ना क्यों है, छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझो। अब क्या समझना है, इसी -b/a को हम लोग पता है क्या कहते हैं? नहीं भैया, नहीं पता। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, सपोज इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो इसका मूल निकलेगा। जैसे हर एक द्विघाती समीकरण का 2 मूल निकला, जैसे यहाँ 4 ये 4 अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। हाँ भैया, यहाँ पे भी निकला 2, अच्छा ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर भी निकला, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। उसी का नाम रखें, समझ में आया? वरना कुछ भी भैया अल्फ़ा बीटा कर रहे हैं तो जब हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे ना, तो वो मेरा -b/a के बराबर होगा। और ये c/a क्या है, जब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे ना, वो c/a के बराबर होगा। यहाँ पर -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, c/a अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। ये -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, c/a अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। ये -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, c/a अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर। हाँ भैया, थक गए हम, थक गए, अब आगे बताइए, थक गए। देखो यहाँ पर तो सिंपल सा, जब भी आपके सामने इस तरह का इक्वेशन रहे और आपको कहा जाए कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल, तो सिंपल सा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। हम याद किए। b मतलब क्या हुआ भैया, b मतलब हुआ x का गुणांक, x का गुणांक 8 है, तो 8 x का गुणांक। a का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, तो -1। मतलब ये सॉल्व होने के बाद 8 हो गया भैया। हाँ जी, अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c का वैल्यू ये है नल्ला -16, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। यहाँ पर मेरा 16 निकल गया। हाँ भैया, ये तो बातें समझ में आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा 8 निकल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 16 निकल गया। हाँ, बस इतना ही आपको समझना है। इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा बात की बात, जितना अच्छा हो क्वेश्चन है, वर्क ढूंढो। इतने सारे वर्क दूंगा कि आपने सोची ना होगी। अगर एक बात ध्यान में रखना, आप अगर सिर्फ वर्क कंप्लीट कर लोगे ना, अगर सिर्फ आप वर्क कंप्लीट कर लोगे, मैं सही कह रहा हूँ, आपको इस चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ वर्क को कंप्लीट कर लेना, सारा का सारा वर्क को, ठीक। मैं दावा करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी आता है तो नवीन जी, मैं हूँ, आप हो, हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। चलिए जी, हम लोग वर्क क्या कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी 7 क्वेश्चन है, सब का आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे। भैया, ये 7 क्वेश्चन, ये महेंद्र सिंह धोनी को क्यों मेरे पीछे लगा दिए हैं, इसको हटाइए। अब ये 7 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, मैं कुछ गलत कह रहा था भैया, ठीक है 7 क्वेश्चन सही है। क्या पता अगर आप ना करोगे तो हम 20 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसलिए ना मत करना। हाँ, सब बनाओ, 7 क्वेश्चन का बनाओगे। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्या बताइए, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर से यहाँ तक तो हो गया, फिर आप क्वेश्चन जनरेट करोगे यहाँ से। फिर जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, नेक्स्ट टाइप, ऐसा टाइप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह का पूछा जाएगा। मेरा ये पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन में हमको मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला, तो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 16,
तो अब हमको द्विघाती समीकरण लिखना है। भैया काहे मेहनत करत है, यहाँ समीकरण लिखा हुआ है, इसको देखिए और लिख दीजिए। कान में लगा दूंगा एक, देखिए लिख दीजिए। यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भैया, आप जल्दी बोलिए। तो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है छोटे। वो फॉर्मूला क्या भैया, तो सिंपल सा फॉर्मूला है द्विघाती समीकरण। हाँ समीकरण, ये आपने बहुपद में भी पढ़ा होगा, मैं समीकरण में भी एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखो द्विघाती समीकरण क्या हो जाएगा छोटे, तो आप बोलोगे भैया द्विघाती समीकरण तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। लाडू, अब मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा निकला हुआ है भैया, 8 है तो 8 लिख दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 16 है तो 16 लिख दिए। अब भैया एक चीज़ तो परेशानी है, ये और ये ना मिलत है, यहाँ ना ये और ये ना मिलत है, क्या करें। देखो इसमें भी क्या करोगे, जब माइनस कॉमन लोगे ना तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे कॉमन लेंगे भैया, आप कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं। इसे माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो ये और ये मिला भैया, ना दिखत है, धुंधला वीडियो दिखत है, तो क्या करूं, क्वालिटी बढ़ाओ ना, कब तक यूं ही रहोगे, क्वालिटी से बढ़ाओ। हाँ जी, वीडियो क्वालिटी मतलब वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ। इस तरह आप सारे के सारे 7th क्वेश्चन का फिर से क्वेश्चन क्रिएट करोगे, और जो जो अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा, वो सब फिर से इसमें पुट करके एक नया क्वेश्चन क्रिएट करोगे, और सातों का सातों क्वेश्चन बनाना है भैया। बहुत सारा होमवर्क, बोलो बहुत सारा होमवर्क, लो अब क्या करो, लो बहुत सारा होमवर्क। ये कौन सा चैप्टर चल रहा था, 4 चैप्टर या 3 चैप्टर, जल्दी बोलो। ये चल रहा था 4 वाला ना, हाँ 4 चैप्टर। तो आपको बनाना है 4.1, 4.2, 4.3 बनेगा, 4.3 बनेगा, 4.4 बनेगा, देखने दो 4.4, 4.4 भी बन जाएगा, कोई बात नहीं। जब आप सब बनाओगे ना तो आप मुझे याद करना, जो भी डाउट होगा वो मैं आपका सॉल्व करूँगा, अच्छे से सॉल्व करूँगा, बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरे सारे वर्क को आप कंप्लीट करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको परेशानी सिर्फ वहाँ पर होगी, कहाँ पर, जो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो में। जब भी परेशानी होगा आपको यहीं पर परेशानी होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट को समझने में ही परेशानी होगा, बाकी उधर कहीं पर भी एक ज़रा भी परेशानी आपको होने नहीं दूंगा। मैं होने नहीं दूंगा क्या, आपको यहाँ परेशानी होगा, आप इसको अच्छे ढंग से देखना है। आपको हर एक स्टेटमेंट, जो मैंने 7 ही स्टेटमेंट यहाँ पर लिए हुए हैं, आपकी किताब में बहुत सारे स्टेटमेंट भरे पड़े हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखना है, और ये इक्वेशन आपको निकाल लेना है। जैसे ही इक्वेशन निकलेगा तो आप मालिक हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्टेटमेंट निकालने में ही परेशानी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने 7 ज्ञानेंद्रियाँ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों को खोल के रखो। 5 ज्ञानेंद्रिया, 6 ज्ञानेंद्रियाँ, सोचो, ठीक है। अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल के रखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही, कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम हैं ही, ठीक है, मिलते हैं।